हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चे, यहाँ हमारा लेक्चर चल रहा है क्लास 11 का फिजिक्स का यूनिट 1 फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट्स का टॉपिक 4 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चे, इस यूनिट में जो इससे पहले के हमने टॉपिक पढ़े थे वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे, बट इस चैप्टर में डायमेंशनल एनालिसिस में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये 11th क्लास का पहला न्यूमेरिकल चैप्टर है। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको करने में, और असली फिज़िक्स यहीं से ही कुछ कैलकुलेशन वाली स्टार्ट होती है। बच्चे, इस चैप्टर के लिए और इस लेक्चर के लिए मेरे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों को कि अगर ये वाकई में आप अपने दिलो दिमाग में बसाना चाहते हैं इस टॉपिक को, तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल्स मैं दूंगा, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं बोर्ड पे लिखता जाऊंगा ज़रूर, बट आप पॉज कर करके उसको अपने आप आगे प्रोसीड करेंगे ईमानदारी से। अगर इस तरीके से करते रहे पूरे लेक्चर में, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ इस लेक्चर के बाद, ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद, डायमेंशनल एनालिसिस का कोई भी क्वेश्चन करना आपका चुटकियों का खेल हो जाएगा। फिलहाल बच्चे, चलिए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस की ओर। बच्चे, मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फिजिक्स ब्रो। फिलहाल प्यारे, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है बच्चे, उससे पहले हमें पता होने चाहिए कि डायमेंशन का क्या मतलब होता है। इससे पहले आपने पिछला चैप्टर पढ़ रखा है जिसमें हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करी थी। बच्चे, जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और यही जो 7 क्वांटिटीज़ होती हैं इन्हें हम कहते हैं 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ड। जैसे कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मैंने चैप्टर में पढ़ाई थी, अगर लिंक चाहिए तो नीचे दे रखा है, वापस आ जाएं। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 क्वांटिटीज़ आपको पढ़ाई थी, उसमें से ये सारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, देखिए इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस तो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स तो आपने पढ़ी थी कि लेंथ की मीटर, ठीक है ना, इसकी मीटर, इसकी केजी, इसकी टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। ये यूनिट्स थी। यूनिट्स की बजाय अगर हम लेंथ को L से डिनोट कर दें और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें, ऐसी मास के लिए M लिख दें, टाइम के लिए T लिख दें, टेम्परेचर के लिए T नहीं लिख सकते तो K लिखेंगे, करंट के लिए A लिख दें, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, और उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में रख दें इस तरीके से, तो इसे हम कहते हैं डायमेंशंस। ये डायमेंशंस बन गई इन 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ की। और ऐसे ही ये तो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन है जो हमने ब्रैकेट में लिख दी हैं। इन्हीं डायमेंशंस की हेल्प से किसी डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशंस भी निकाली जा सकती हैं, जिन डायमेंशंस को हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। पहले कुछ सिंपल से एग्जांपल्स दे रहा हूं, फिर बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा। जैसे कि बेटा हम बात करें स्पीड या फिर वेलोसिटी की। बेटा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस एक तरीके की लेंथ है, और लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, और टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। तो इस तरीके से अगर हमने मीटर पर सेकंड लिख दिया तो ये इसकी यूनिट बन गई। किसकी? स्पीड की यूनिट। ये बहुत ही पहले से ही आपने पढ़ रखी है, बचपन से पढ़ रहे हैं कि इसकी ये यूनिट है। लेकिन अब की बार यूनिट निकालने की बजाय हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने वाले हैं स्पीड का। उसके लिए क्या करें? डिस्टेंस एक तरीके की लेंथ है, और लेंथ को L से डिनोट कर दें ब्रैकेट में, और टाइम को T से कर दें ब्रैकेट में डिनोट, और इसको फिर ऊपर ले जाएं तो ये L की पावर 1 और T की पावर -1 बन गई, और इसे हम ब्रैकेट में लिख दें, स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही लिखना है। इसे हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ स्पीड, डायमेंशन ऑफ
स्पीड। ऐसे ही हम किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशंस निकाल सकते हैं। जैसे स्पीड के बाद बात करें एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यूनिट निकालनी है तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो लेंथ के लिए L लिख दें और ब्रेथ किसी रेक्टेंगल की भी एक तरीके की लेंथ ही होगी, और लेंथ के लिए क्या डायमेंशन लिखा जाना है L, तो ये बन गया L स्क्वायर। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, ये डायमेंशन बन गए किसके, एरिया के। लेकिन बेटा एक छोटा सा स्टैंडर्ड यहाँ पे ये माना जाता है कि इन 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में से सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाली ये 3 क्वांटिटीज़ हैं। तो जनरली कई बार बुक्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे L स्क्वायर आ रहा है, M और T नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे m की पावर 0 और t की पावर 0 और l की जो पावर है वो लिख के ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें तो ये बन गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, एरिया का। ऐसे लिख दें तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल ये है कि अगर कोई भी डायमेंशन आप लिख रहे हैं तो वो आप m, l और t के टर्म्स में लिखेंगे, और अगर वहाँ l तो आ रहा है लेकिन m और t नहीं आ रहा है तो उसकी पावर 0 कर देंगे। क्यों? क्योंकि एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, ये 1 लिखेंगे तो वैसे भी l स्क्वायर ही बचेगा। जी हाँ, ये जो m, l और t है ये आप इसी ऑर्डर में लिखेंगे, पहले m फिर l और फिर t। जैसे यहाँ पे स्पीड है ऐसे तो लिख ही सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि यहाँ m नहीं आ रहा है तो m0, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1 और t टू द पावर -1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला या इसके डायमेंशंस हो गए। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशंस ऑफ अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो आप ये कहेंगे कि ये डायमेंशंस जो होती हैं क्या होती हैं, दे आर द पार्ट्स टू विच द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू गेट द डिजायर्ड क्वांटिटी या टू रिप्रेजेंट द गिवन क्वांटिटी कंप्लीटली। मतलब कहने का ये वो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की पावर हैं जिसको हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज को रेज करते हैं पार्ट्स में, ताकि हमें डिजायर्ड क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सकें। फिलहाल प्यारे ये तो मैंने सिर्फ आपको 1 या 2 एग्जाम्पल्स बताए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन क्या होते हैं। एक टर्म और डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा किसका, एरिया का, और अगर इज इक्वल टू लगा के इधर a लिख दें या एरिया लिख दें इस तरीके से, तो ये बन गई डायमेंशनल इक्वेशन। एक सिंपल सा एग्जांपल और देता हूं, फिर ढेर सारे 35-40 क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूले निकालना सीखेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस होगी कि डायमेंशंस कैसे निकाले जाएं। जैसे कि सिंपल एक ले ले रहे हैं, चार्ज। बच्चे चार्ज बोले सर चार्ज के डायमेंशन क्या होंगे, तो बेटा 10th क्लास में अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, उसमें आपने चार्ज पढ़ा था, किस फॉर्मूले में आता था, जी हाँ करंट के फॉर्मूले में आता था, I इज इक्वल टू Q/T। तो बताइए ज़रा चार्ज का क्या फॉर्मूला होगा, I इंटू T। I और T के अगर डायमेंशंस डाल दें तो चार्ज के डायमेंशन आ जाएंगे। ये लीजिए I के डायमेंशन क्या है, करंट के, क्योंकि उसकी यूनिट एम्पियर होती है इसलिए इसके डायमेंशन A से डिनोट करे जाते हैं, और टाइम के T से। तो ये इस तरीके से ये इसका डायमेंशंस हो गए चार्ज के। इसमें M और T नहीं है तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं M0, L0, T की पावर 1 और A। इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया चार्ज का। तो चलिए इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल्स करते हैं। मैं एक टेबल बना रहा हूं जिसमें अलग अलग क्वांटिटीज लिखूंगा, फॉर्मूले लिखूंगा उनके, जिन फॉर्मूले के बेसिस पे आप उसके डायमेंशंस निकालेंगे। ठीक है प्यारे, तो आप ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हैं जिसके डायमेंशन हम लोग निकालने जा रहे हैं। जैसे एक बार देख लीजिए, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क, वर्क, एनर्जी 2 तरीके की होती है, उसके हम निकालेंगे, पोटेंशियल और काइनेटिक। होती तो कई तरीके की एनर्जी है, लेकिन अभी हम इन दोनों के डायमेंशंस
निकालेंगे। तो बेटा किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशंस निकालने के लिए ज़रूरी है आपको आना चाहिए उसका फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब रिलेशन विद अदर क्वांटिटी, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला होगा उसी के डायमेंशंस डाल के हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पाएंगे। तो प्यारे, क्या आपको एरिया का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है? किसी के भी एरिया का फॉर्मूला ले लीजिए, चाहे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, किसी का भी, सबके डायमेंशन सेम आएंगे क्योंकि सबकी यूनिट भी सेम होती है। तो यहाँ पे मैं रिलेशन लिख रहा हूँ, फिर डायमेंशन, और फिर उसकी हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से ऐसा यूनिट भी हम लिखेंगे। लेकिन एक बात बता दूं, यहाँ पे मैं पहले सबके फॉर्मूले बता रहा हूँ कि किसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूले जब मैं सारे लिख दूं उसके बाद डायमेंशन करना शुरू करूंगा, लेकिन आप डायमेंशन देखना शुरू नहीं करेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद पॉज करके पहले अपने पास से जितना हो सकता है वो कोशिश करेंगे, नहीं समझ में आता है तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ गए, फिर वो वाला पार्ट समझ में आ गया, फिर पॉज करेंगे, फिर अगला अपने आप करेंगे। तो जितना हो सके अपने आप करिए ईमानदारी से, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इसके न्यूमेरिकल्स ये चैप्टर खत्म होने के बाद कैसे करने लगेंगे, चुटकियों में। फिलहाल चलिए एरिया। एरिया का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। बेटा एक इसके डायमेंशन यहाँ पे बता रहा हूँ। लेंथ के डायमेंशन क्या होते हैं? लेंथ के L, वो जो मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन बताए थे, जिसे हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन हम बोलते हैं, वो आपको याद होने चाहिए ताकि आप ये कर सकें। लेंथ का L, मास का M, टाइम का T, करंट का A, टेम्परेचर का K, केल्विन से K, यही इन 4 के टर्म्स में आएगा। इसके अलावा अगर कैंडेला वगैरह आता है कभी, या मोल, तो मोल के लिए MOL, कैंडेला के लिए CD। फिलहाल चलिए, लेंथ का L, ब्रेथ भी एक तरीके की लेंथ ही है तो इसका भी L लिखेंगे, तो ये बन गया आपका क्या? L स्क्वायर, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे, और इसे चाहें तो कैसे भी लिख सकते हैं, m0 L और T0, L का स्क्वायर। ठीक है। बोले सर अगर हम ट्राइंगल का फॉर्मूला ले लेते, सर उसका तो फॉर्मूला अलग होता है, तो सर उसके डायमेंशन क्या अलग नहीं आते? जी नहीं, डायमेंशन सेम आते। कैसे? आप देख लीजिए, ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ, ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है क्या? हाफ बेस इनटू हाइट। बेटा बेस एक तरीके की लेंथ होती है तो उसके डायमेंशन L होंगे, हाइट भी एक तरीके की डिस्टेंस होती है उसके भी L होंगे, और अगर हम हाफ के डायमेंशन पूछें तो बेटा हाफ तो सिंपल एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसके कोई डायमेंशन थोड़ी होंगे। जैसे बच्चे अगर हम इसकी यूनिट लगाने लगें तो हाइट की यूनिट मीटर लगाओगे, ब्रेथ की यूनिट मीटर लगाओगे, बेस की यूनिट मीटर लगाओगे, हाफ की यूनिट थोड़ी ना लगाओगे मीटर, किलोग्राम या सेकेंड, इसकी यूनिट थोड़ी ना होती है। ऐसे ही इसके डायमेंशन थोड़ी ना लिखोगे, सिर्फ इन दोनों के लिखोगे, और फिर से वो L इंटू L क्या ही हो गया? L स्क्वायर। देखो सेम आएंगे, कुछ भी ले लो, सबके एरिया के डायमेंशन सेम आएंगे, चाहे किसी का भी आप किसी भी फिगर का एरिया निकाल लीजिए। फिलहाल वॉल्यूम बताइए क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला साथ साथ में बोलते जाइए, पढ़ते हुए, देखते हुए, साथ साथ में बोलते जाइए, मंत्रोच्चारण करते जाइए। डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और बताइए स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, बोल रहे हैं या नहीं? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का मतलब स्पीड। मोमेंटम का क्या होता है? क्या? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं? P से। मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है बच्चे। फोर्स का फॉर्मूला M इंटू A। टॉर्क आपने नहीं पढ़ी है, ICSE में 10th क्लास में पढ़ाई गई थी। अगर याद है ICSE वालों को तो लिखिए, CBSE वाले सुन लें कि क्या होता है। ये पूरा एक चैप्टर है 11th क्लास में जो आपको समझाया जाएगा। अभी फॉर्मूला लिख लीजिए बस। क्या? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वर्क का फॉर्मूला याद करिए, क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, F इंटू S। ठीक है। और एनर्जी 2 तरीके की पढ़ी थी, पोटेंशियल और काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? mgh, जबकि काइनेटिक एनर्जी का
हाफ एम वी, स्क्वायर का सिंबल ए, वॉल्यूम का वी, डेंसिटी लोअर क्लासेस में आपने हो सकता है डी से डिनोट करियो, बट अब बड़े हो गए हैं तो इसका सिंबल भी अच्छा वाला बनाएंगे, रो से इसे डिनोट करते हैं, जो 10th क्लास में रेजिस्टिविटी भी इसी से डिनोट करी थी। स्पीड या वेलोसिटी वी से, एक्सेलरेशन ए से, मोमेंटम पी से, फोर्स एफ से, और टॉर्क इस सिंबल से, इसको कहते हैं ये क्या, ताऊ, ताऊ नहीं टाओ, ठीक है, ग्रीक लेटर है। वर्क डब्ल्यू से, पोटेंशियल एनर्जी पीई के ई से करते थे, बट एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का अब जो सिंबल है वो ये कैपिटल यू होगा, और काइनेटिक एनर्जी का टी, ठीक है जी। हाँ, 11th क्लास में कई जगह ऐसा होगा कि एक ही सिंबल से कई क्वांटिटीज डिनोट होंगी, जैसे टी से टाइम भी होता है, टाइम पीरियड वगैरह भी होता है, टेम्परेचर भी होता है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है। क्या करें, लेटर्स बहुत कम हैं, 26 लेटर्स हैं, कुछ ग्रीक सिंबल्स भी हैं, लेकिन क्वांटिटीज बहुत सारी हैं, तो एक ही लेटर से कई क्वांटिटी डिनोट होती हैं, जैसे ये वाली भी। फिलहाल चलिए अब ये अपने आप करिए पॉज करके, उसके बाद वापस आ जाइए और चेक करिए। चलिए, तो इसके डायमेंशन डालें हम, लेंथ का L, ठीक है भैया, ब्रेथ का एक तरीके की लेंथ है और हाइट भी लेंथ है, तो इसके डायमेंशन हो गए L क्यूब, जिसको हम क्या लिखेंगे, m0 L क्यूब और T0, ठीक है। ऐसे ही डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, बच्चे तो ऊपर मास है, मास के क्या डायमेंशन लिखेंगे, m, वॉल्यूम के v, वॉल्यूम, वॉल्यूम, अरे ये लिखा है वॉल्यूम के L B H, तो ऊपर से देख लीजिए ना, L क्यूब, तो ये क्या बन गया, m और L की पावर ऊपर जाके L माइनस 3, तो ये बन गया m L माइनस 3, जिसको हम क्या भी लिख सकते हैं, m L माइनस 3 T0, ठीक है। अच्छा, फिर बात आई स्पीड या वेलोसिटी के, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक तरीके की लेंथ है, लेंथ के डायमेंशन L और टाइम के T, तो ये L और T ऊपर गया, -1 हो गया, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m नहीं है तो m टू द पावर 0 LT माइनस 1, ठीक है। ऑर्डर वही होना चाहिए, पहले m फिर L फिर T। फिलहाल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो प्यारे ऊपर वेलोसिटी आ रहा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऊपर से देख लो ना, क्या लिखे हैं, L T माइनस 1 और अपॉन टाइम, टाइम के T, तो ये T ऊपर जाएगा, 1 ऊपर जाके -1 होगा, जिसकी वजह से L T माइनस 2 बन जाएगा, और ये फिर से लिख सकते हैं m0 L T माइनस 2, ठीक है, ओके। प्यारे मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, करिए करिए जल्दी करते जाइए, मास का m, वेलोसिटी का ऊपर से देख लो, अरे ये क्या बार बार ऊपर से देख लो, ऊपर से देख लो, अरे भैया छोटी छोटी चीज़ें क्या याद नहीं कर सकते क्या? अगर हम स्पीड का फॉर्मूला आपसे पूछें, बताओ बच्चे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो किताबें खोल के बैठते हो देखने की उसका फॉर्मूला क्या है, नहीं याद हो गया है बार बार करते करते, सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा यहाँ पर भी कुछ ऐसी डायमेंशंस हैं जो बार बार यूज होंगी, तो इतनी बार यूज होते होते आपको अपने आप याद हो जाना चाहिए कि इसके क्या डायमेंशन है, इसके क्या डायमेंशन है। जैसे आप देखिए स्पीड बार बार आ रहा है, वेलोसिटी बार बार याद आ रहा है, तो आप इसको याद कर लीजिए ना। अरे याद करने की भी क्या ज़रूरत है, अगर स्पीड के डायमेंशन पूछें तो ओरली ऐसे ही बता सकते हो 1 सेकंड में। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम L अपॉन T LT माइनस 1 ऐसे बता दीजिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम L अपॉन T LT माइनस 1। देखने की भी क्या ज़रूरत है, ऐसे करते 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 एक समय आएगा कि आपको करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट लगा देंगे, बोले अच्छा वेलोसिटी LT माइनस 1, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया M L T माइनस 1। अच्छा एक बात यहाँ पे ये कि बोले सर वेलोसिटी के आप देखिए यहाँ पे आपने M0 L T माइनस 1 लिखे हैं, तो सर ये पूरा लिखिए ना, M0 क्यों नहीं लगा रहे हैं? बेटा मैं M0 लगा भी दूं अगर, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाना है, बेस अगर सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 0 1 ही बचेगी ना।
तो इसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ना यहाँ लिखने से। इसलिए जब ऊपर से कोई क्वांटिटी नीचे लिखते हैं तो अगर उसमें ज़ीरो आ रहा है कहीं तो वो वाली क्वांटिटी ना भी लिखें तो भी चलेगा, थोड़ा सा सिंपल लगेगा, खूबसूरत लगेगा। तो इसलिए समझिए ज़रा कि कब लिखोगे कब नहीं लिखोगे। चलो फिलहाल फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। तो प्यारे मास के होते हैं m। एक्सेलरेशन का क्या होता है बेटा, जैसे वेलोसिटी का lt-1 है ऐसे एक्सेलरेशन में lt-2 है। जैसे वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे lt-1 और lt-2। तो एक्सेलरेशन की जगह लिख दे रहे हैं lt-2, तो ये बन गया mlt-2। ठीक है। फोर्स इंटू डिस्टेंस, टॉर्क का फॉर्मूला। बच्चे अभी ये मत पूछना कि सर टॉर्क क्या होती है, वो तो समझा दीजिए। प्यारे ये मैंने अभी 10 क्वांटिटी लिखी हैं, ऐसी 40 क्वांटिटी मैं आपको समझाने वाला हूँ। उसमें से कितनी ऐसी क्वांटिटी होंगी जो आपने आज तक सुनी ही नहीं होंगी। तो वो 40 क्वांटिटी कोई एक एक करके मैं यहाँ समझाऊंगा थोड़ी, चैप्टर में कोई समझा थोड़ी रहा है वो क्या होती हैं। जैसे सुनो, आगे आपके पास आएगा कि भैया ये तो आगे आएगा प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, या आपके पास आगे आएगा फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्ट्रेस, स्ट्रेन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रेशर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ऐसे फलाना ढिमकाना बहुत सारी क्वांटिटी आएंगी जो आपने कभी सुनी ही नहीं है। तो बेटा उन क्वांटिटीज़ को यहाँ पे आपको समझना नहीं है, वो यहाँ पे रखी गई हैं सिर्फ उसके डायमेंशंस निकालने की प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं क्वांटिटी बताऊँगा, उसके आपको फॉर्मूला याद रखना है जो मैं बताऊंगा और फॉर्मूले की हेल्प से डायमेंशंस निकालेंगे। उस क्वांटिटी का मतलब क्या है वो तो पूरी 11th में चैप्टर्स दे रखे हैं। जैसे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की बात करूं तो इलास्टिसिटी का पूरा अपना एक चैप्टर है, वहाँ समझाया जाएगा। विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी का पूरा एक चैप्टर है। तो वहाँ पे पूरे चैप्टर्स हैं, वहाँ पे डिटेलिंग होगी। अभी ध्यान रखना, आगे नए शब्द लिखूंगा तो दिमाग में क्वेश्चन मत लाना कि सर ये है क्या, बस मतलब रखना किससे, उसके फॉर्मूले से जो आपको याद करना होगा। वहाँ ये नहीं पूछोगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया सर। ठीक है, फिलहाल चलिए टॉर्क छोड़ दो, क्या होती है, आगे बढ़े। फॉर्मूले से डायमेंशन निकालिए। फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स के डायमेंशन, फोर्स के क्या होते हैं, अरे ये अभी ऊपर तो लिखे हैं, क्या है, mlt-2, mlt-2। और डिस्टेंस लेंथ होती है, लेंथ के क्या हो जाएंगे, l। ठीक है, तो ये बन गया आपका mlt-2। ऐसा नहीं बेटा, यहाँ पे L एक यहाँ है एक यहाँ है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 1 मिलके क्या हो जाएगा, ml2t-2। चलिए वर्क पे आइए बेटा। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस, जो यहाँ था वो यहाँ है, यहाँ भी फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहाँ फोर्स के डायमेंशन डायरेक्ट डाल दे रहे हैं, mlt-2, और डिस्टेंस के L तो इसका भी वही आ गया, ml2t-2। चलिए पोटेंशियल एनर्जी पे आइए। mgh के डायमेंशन डालिए, मास के डायमेंशन, जी हाँ m। g, अरे g क्या होता है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती थी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन है ये एक तरीके की। तो लो एक्सेलरेशन के डायमेंशन निकाल दो, लगा दो। क्या याद है एक्सेलरेशन के डायमेंशन अभी क्या बोले थे, वेलोसिटी के lt-1, 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 एक्सेलरेशन के lt-2, 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 और हाइट के, हाइट एक तरीके की डिस्टेंस हो गई, लेंथ हो गई, तो लेंथ के l। तो क्या बन गए, l दो जगह आ रहा है तो ml2t-2, m एक जगह है, l दो जगह है तो l स्क्वायर, और t-2 जैसे था वैसे ही। चलो लास्ट इस पेज का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये, इसके डायमेंशन लगाओ। चलो हाफ के डायमेंशन, हाफ के क्या होंगे, एल टी, क्या, अरे बेटा हाफ वैल्यू है न्यूमेरिकल, इसके डायमेंशन नहीं होंगे। यहाँ सिर्फ डायमेंशन m के और v के होंगे। मास के डायमेंशन आप लिखेंगे m, और वेलोसिटी के अभी तो बोला था, वेलोसिटी देख लो नहीं याद है तो lt-1 और उसका स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर है तो m तो वैसे ही रहेगा, लेकिन l का स्क्वायर और t की पावर -2 हो जाएगा।
फिर से बेटा यहाँ हाफ के कुछ नहीं लगेंगे डायमेंशन। हाँ, अगर आप वैल्यू निकाल रहे होते, कोई न्यूमेरिकल होता कि मास 2 kg और वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड दे रखी होती, तब तो हाफ 1/2 इंटू मास की वैल्यू इंटू वी की वैल्यू करते। लेकिन आप यहाँ पे डायमेंशन निकाल रहे हो, यूनिट निकालोगे, तो इस वैल्यू का कोई लेना देना नहीं होता। अरे ml2t-2, 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 अरे सबके डायमेंशन सेम। जी हाँ, कई क्वांटिटी के डायमेंशन सेम आ सकते हैं जैसे यहाँ आ रहे हैं। और क्यों ना आए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों एनर्जीज हैं, तो एनर्जी की तो यूनिट जूल होती है, चाहे कोई भी एनर्जी ले लो, तो किसी भी एनर्जी की यूनिट जूल होती है, तो डायमेंशन भी सेम होंगे ml2t-2, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी। ऐसे ही अगर वर्क के कहें तो इसके भी यही आ रहे हैं ml2t-2। अरे क्यों नहीं सेम आएंगे भाई, लोअर क्लासेस में पढ़ रखा कि एनर्जी और वर्क बराबर होते हैं, जितना वर्क करेंगे उतनी एनर्जी कंज्यूम होगी, या जितनी एनर्जी मिलेगी उतना ही वर्क होगा। तो वर्क और एनर्जी इक्वल होते हैं, दोनों के वर्क की और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, तो उनके डायमेंशन भी सेम होंगे। ठीक है, फिलहाल ये डायमेंशन हो गए प्यारे। इसमें से कुछ ऐसे डायमेंशन हैं, 40 क्वांटिटीज़ लगभग पढ़ेंगे, उन सबके डायमेंशंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पॉसिबल है 40-50 क्वांटिटीज़ के डायमेंशन याद रखना कि सर उसका ml-2, m2t-1, l-5 नहीं याद रख सकते। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रही हैं, तो उनके डायमेंशन तो याद कर लो भैया। 2-4 क्वांटिटी तो हैं प्यारे लाल, उसके याद कर लो, जैसे स्पीड lt-1, एक्सेलरेशन lt-2, 2 और याद कर लो अभी इस पेज के लिए, किसके, फोर्स के और वर्क या एनर्जी के। बच्चे वर्क एनर्जी के अभी डायमेंशन निकाले ml2t-2, जबकि फोर्स के ml-2। तो दोनों के डायमेंशन में देखो ये फ़र्क है कि इसमें L1 है, इसमें L2 है, बाकी सेम है। तो मेरे साथ जल्दी से मंत्रों का उच्चारण करिए। फोर्स इज इक्वल टू ml-2, 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 फोर्स इज इक्वल टू ml-2, 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 वर्क इज इक्वल टू ml2t-2, 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 ml2t-2। ठीक है, ml-2, ml-2, ml2t-2, ml2t-2, ml2t-2। तो अगर एक याद हो गया तो दूसरे में एक L ही बढ़ाना है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात आई सर यूनिट कैसे लिखें। 1-2 की यूनिट मैं बता रहा हूँ, फिर बाकी पॉज करके अपने आप लिखना। बेटा यूनिट तो वैसे आपको डायरेक्ट पता है, एरिया की क्या यूनिट होती है, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर होती है। लेकिन आप एक काम ये भी कर सकते हैं, जो डायमेंशन आपने निकाले उससे भी डायरेक्ट यूनिट लिख सकते हैं। जैसे m और t तो है नहीं, इसे हटा दो, सिर्फ l है, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर और उसकी पावर 2 लिखी है तो 2। ऐसे यहाँ लेंथ है, लेंथ की होती है मीटर और उसकी पावर 3। ऐसे यहाँ पे ml-3 है तो मास की यूनिट होती है kg, लेंथ की मीटर और पावर -3। पावर जो जैसे है वो वैसे ही लगा दो। जैसे यहाँ पे lt-1 लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, और टाइम की यूनिट सेकेंड, और पावर -1। इस तरीके से आप कर दोगे। अब अपने आप कर दो, लेंथ t-2 की ms-2। ठीक है, ऐसे ये सारी आप निकाल लीजिए। ये मास की kg, लेंथ की मीटर और टाइम की सेकेंड। मास की kg, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड। लेकिन बेटा एक बात है, ये जो आपने kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा, किसकी, फोर्स की, ये तो इसकी होती ही होती है यूनिट, लेकिन इसे मिला के क्या भी लिख देते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मिला के लिख देते हैं न्यूटन, तो इसकी न्यूटन भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं वर्क की बात करूं तो देखिए, मास की kg, लेंथ की मीटर और उसका स्क्वायर लिखा है, और टाइम की s-2। तो ये इसकी यूनिट होती है वर्क की, लेकिन इसको मिला के क्या भी लिख देते हैं, जूल। ठीक है ना, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये बचे हुए कि आप अपने आप लिखेंगे। हम इसके अगले पेज पे चलते हैं। तो प्यारे अगले पेज पे आ जाइए। इसमें सबसे पहले है थ्रस्ट। थ्रस्ट 9th क्लास में आपने पढ़ा था। थ्रस्ट एक तरीके की फोर्स ही होती है, तो सिंपल आप यहाँ पे डायरेक्ट फोर्स लिख दीजिए और इसके डायमेंशन और ऐसा यूनिट अपने आप निकालेंगे।
टेंशन क्या होती है बेटा, जैसे रस्सी है, रस्सी को आपने छत से टांगा और उसके ऊपर लटक गए या कुछ 10 किलो का वजन लटका दिया तो वो रस्सी खिंचने लगेगी, रस्सी में खिंचाव प्रोड्यूस होगा, उसी को हम जो खिंचाव प्रोड्यूस होता है उसी को हम टेंशन कहते हैं। तो टेंशन भी एक तरीके की फोर्स होती है जो किसी रस्सी में, रोप में प्रोड्यूस होती है, जब उसे खींचा जाए तो इसका फॉर्मूला भी फोर्स ही है। तो ये भी अपने आप मोमेंट ऑफ फोर्स कोई नई चीज़ नहीं है बेटा, फिर से लिख बता दूं, ये एक तरीके की टॉर्क की, टॉर्क का ही दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। अपने आप करेंगे, फॉर्मूला भी अपने आप लिखेंगे। पार का फॉर्मूला क्या होता है? पार का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर ग्रेडियंट अभी मैंने बताया नहीं बताया, ठीक है, तो सुन लो। ग्रेडियंट क्या चीज़ होती है प्यारे? अगर किसी भी क्वांटिटी को हम डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं ग्रेडियंट। जैसे अगर हमने करा टेम्परेचर ग्रेडियंट तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस। ऐसे ही हमने कहा वेलोसिटी ग्रेडियंट तो हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। यहाँ है प्रेशर ग्रेडियंट तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही एक अपने आप कर लो 19 नंबर पे, क्या कौन सा? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये अपने आप पूरा फॉर्मूला लिख के निकालोगे कि इसकी यूनिट और डायमेंशन क्या होंगे। फिलहाल इम्पल्स आपने पढ़ा है 9th क्लास में। फोर्स इनटू टाइम के प्रोडक्ट को हम इम्पल्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी से डिनोट करते हैं प्यारे। ये हमने पढ़ा, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो फोर्स होती है उसका फॉर्मूला जी m1 अपॉन आर स्क्वायर में जो जी आता है इसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो अगर इसके डायमेंशन निकालने हैं तो पहले इसको सब्जेक्ट बना के इसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर, ये ऊपर गया, और m1 m2 f के नीचे आएगा तो ये m1 इंटू m2। और अब यहाँ पे इन सब के डायमेंशंस डाल के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालेंगे। तो चलिए पहले यहाँ से शुरू करिए। वर्क अपॉन टाइम, वर्क के डालिए, वर्क का याद है अभी याद कराया, फोर्स और वर्क के, फोर्स mlt-2 और वर्क के ml2t-2 ml2t-2, तो ये ml2t-2, टाइम का t, इसके आगे का अपने आप करेंगे। फोर्स अपॉन एरिया ये अपने आप करेंगे, ठीक है। चलो एक मैं कर देता हूँ, फोर्स का mlt-2 और एरिया का l स्क्वायर। तो ये बेटा l स्क्वायर है, ऊपर 1 है तो ऊपर जाके -2 होगा, जिसकी वजह से l की पावर कितनी हो जाएगी? 1 - 2 यानी -1 और t -2 ही रहेगा। प्रेशर ग्रेडियंट अपने आप निकालेंगे, इम्पल्स अपने आप निकालेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देख लीजिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सबकी यूनिट फार्मूला डाल दीजिए। फोर्स का याद है क्या? जी हाँ, mlt-2। डिस्टेंस, r से डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी l का स्क्वायर। और मास, और मास दो बार आ रहा है मास के, m इंटू m, ठीक है। एक m से m कट गया, ये एक m ऊपर गया तो m की पावर -1। l यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है तो मिलके कितनी पावर हो गई? 3, और t की पावर -2 है ही। तो ये इसके डायमेंशन। बात आई इसकी यूनिट, तो बेटा जो भी डायमेंशन आएंगे उससे देख के आप यूनिट लिख देंगे। उससे देख के तो यूनिट लिख सकते ही हैं, फॉर्मूले से देख के भी यूनिट लिख सकते हैं। जैसे प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया है, तो बेटा फोर्स की जैसे इसके डायमेंशन से अगर लिखें तो ये हो जाएगी मास की kg, लेंथ की मीटर और टी की सेकंड। ये तो हो ही गई, लेकिन इसे मिला के क्या लिखेंगे प्यारे? वो फॉर्मूले से देखिए, फॉर्मूले से फोर्स की न्यूटन होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे क्या बोलते हैं? पास्कल, है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इम्पल्स की क्या लिख सकते हैं? न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है। तो ये आप अपने आप बचा हुआ करेंगे। हम लोग चल रहे हैं अगले पेज पे। तो प्यारे बच्चे कुछ अगली टर्म्स पे आ जाइए। स्ट्रेस, स्ट्रेन, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहला टर्म है स्ट्रेस। बोले सर स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस, अरे बोले सर ये तो बहुत होता है, बहुत होता है सर, एग्जाम्स के टाइम पे बहुत होता है सर, ये वही स्ट्रेस है? जी नो,
ये वो स्ट्रेस नहीं है, यहाँ स्ट्रेस अपने आप में एक अलग क्वांटिटी है। उसका क्या मतलब है वो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी बताएंगे। अभी सिर्फ फॉर्मूला सुन लो, फॉर्मूले ही याद करने हैं, डायमेंशन याद नहीं करने हैं। फॉर्मूले से डायमेंशन निकाल लोगे और यूनिट भी। स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। अरे ये तो सुना सुना फॉर्मूला है। किसका भी फॉर्मूला यही होता है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का, वही इसका है, अपने आप निकालोगे। स्ट्रेन, बेटा स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। इसका क्या मतलब है प्यारे? एक्चुअली जब ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा डिटेल में तब आपको समझाया जाएगा कि जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन 3 तरीके का होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और कौन सा होता है, और शियर स्ट्रेन। ठीक है प्यारे, जैसे अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से बताऊं तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो बेटा यहीं पे लेंथ की जगह हमने डायमेंशन लिख दिया, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होता, तो फॉर्मूला वही है चेंज इन लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जनरली हमने वर्ड डायमेंशन यूज़ कर ले रहे हैं। अगर उसकी जगह लेंथ लिख देते तो ऊपर चलो यहाँ पे लेंथ ही लिख दे रहे हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। तो बताओ लेंथ ऊपर है, चेंज इन लेंथ, लेंथ आ रही है ऊपर, तो लेंथ के डायमेंशन क्या होंगे, एल, और ओरिजिनल लेंथ नीचे भी लेंथ आ रही है तो इसके डायमेंशन क्या होंगे, एल। अरे एल से एल कट गया, क्या आ गया जी? नो मेरे प्यारे, एल अपॉन एल कट के 1 आएगा, तो इसके डायमेंशन हो गए 1। लेकिन आपको पता है कभी भी ऐसे नहीं छोड़ने, किसके टर्म्स में छोड़ने हैं, एम एल और टी के टर्म्स में छोड़ने हैं। तो आप 1 का मतलब लिख सकते हैं, ना यहाँ एम आ रहा है, ना एल, ना टी, तो तीनों की पावर 0, और वैसे भी एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1 ही होता है। चलो इसके भी निकाल लें। फोर्स अपॉन एरिया के फोर्स के होते हैं एम एल टी माइनस 2, एरिया के एल स्क्वायर, तो ये बन गया एल, 2 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो ये बन गया एम एल -1 टी -2। ठीक है, चलो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी पे आओ। बेटा इलास्टिसिटी क्या होती है मत पूछना, फॉर्मूला पूछो बस। फॉर्मूला होता है इसका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो बेटा स्ट्रेस और स्ट्रेन के डाल दो, ये आ तो चुके हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के। स्ट्रेस का ये आया है एम एल -1 टी -2, और स्ट्रेन का आया है m0 l0 t0। निकाल लो। अरे मेरे प्यारे, मैंने बोला जहाँ भी 0 आ रहा हो ऐसे तो इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो क्या ही लिख दो, 1 लिख दो, जिससे सॉल्व करने में आसानी होगी। एनीथिंग अपॉन 1 वही रहेगा, एम एल -1 टी -2। तो बेटा यहाँ एक अलग चीज़ सीखी आपने, यहाँ ये सीखा कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी होती हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता। हर बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन की पावर 0 होती है। ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। बेटा इसकी डायमेंशन नहीं है, इसकी यूनिट भी नहीं होगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो यूनिट, यानी ये यूनिट लेस है। बाकियों की क्या होगी वो आप अपने आप देखें। इसकी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, तो इसकी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर आ गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑब्वियसली जो स्ट्रेस की है वही कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की होगी, जो स्ट्रेस की है वही इसकी होगी, क्योंकि स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं है, तो जो स्ट्रेस की है वो इसकी होगी। कितनी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन 1, यानी इतनी ही रह जाएगी। तो जैसे आपने यहाँ पे ये देखा कि कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं, उनकी यूनिट भी नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी की यूनिट नहीं होती। कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी हैं जो डायमेंशन लेस तो होती हैं बट यूनिट फिर भी होती है। अगले पार्ट में हम उसका डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज के लिए बहुत हो गया है। एक बार इसको कॉपी पे नोट करके अपने आप करिएगा, पूरे इसके नोट्स बनाइएगा प्रॉपर तरीके से। उम्मीद है समझ में आया होगा। बच्चे जितने लोग भी ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं
Please mark your attendance by typing your name in the comment box ताकि आपका नाम हमेशा के लिए इस लेक्चर में दर्ज हो जाए। फिलहाल उम्मीद है सब बढ़िया रहा, लेक्चर में मज़े आए होंगे। मज़े आए हैं तो मज़े दिखाने के लिए कि मज़े आए हैं क्या कर दीजिए, जी हाँ थंब प्रेस कर दीजिए जल्दी से लाइक बटन। फिलहाल बच्चे आज के लिए इतना। इसके आगे के पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे जो स्क्रीन पे ही आ रहा है क्लिक करके डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना। Thank you very much and all the best.